हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु और स्वागत है आप सभी का हमारी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और इसमें सोशल साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके हुए थे दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में। तो सीक्वेंस है सभी क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है वो हम देख रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज़ को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे एग्जाम में। इसके साथ ही साथ आपको बेसिक चीज़ें भी पढ़ते रहना है, तो दोनों चीज़ें अगर साथ में कर लेंगे तो अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो आज एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो कि है 24 दिसंबर 2021 का। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके आज हम शुरुआत करेंगे 10 क्वेश्चंस की। तो आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। तो इस क्लास में बेसिकली हिस्ट्री के ही सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में क्योंकि 12-13 क्वेश्चंस हिस्ट्री के होते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर में, जो ये अभी दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था, तो स्टार्टिंग में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो हिस्ट्री पर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो चीज़ें हैं बहुत सारी हैं, याद नहीं रह पाती सारी चीज़ें। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 में, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे हिस्ट्री को समझने में। और हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें आपके लगभग शामिल हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया गया है मिडिवल हिस्ट्री से। मध्यकाल में बंदगां शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? द टर्म बंदगां वॉज यूज इन द मिडिवल टाइम्स फॉर हुम। तो बंदगां एक शब्द है जो कि पूछा गया किसके लिए हम मध्यकाल में यूज़ किया करते थे, मध्यकाल में जो लोग थे उस टाइम पर यूज़ किया करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुलाम यानी स्लेव्स के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था। अब देख लो, देखने में लग रहा है ये हिंदी का तो शब्द है नहीं, ये किसी और ही भाषा का शब्द है। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप जानते ही काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। अब ऐसा अगर बड़ा साम्राज्य संभालना है तो उसके लिए कुछ विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत होगी। ऐसा तो है नहीं हम किसी को भी किसी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी को सौंप देंगे या फिर सैन्य प्रशासन सौंप देंगे। तो कुछ विश्वास पात्र लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, जिस पर हम विश्वास कर सकें, जिस पर वो सुल्तान जो थे उस वक्त के विश्वास कर सकें। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में जो सुल्तान हुए, जैसे कि स्पेशली अगर हम इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना इन्होंने अधिक पसंद किया। देखो, जो सामंत वगैरह या जमींदार थे उनको ये मतलब प्रमोशन ना दे करके ये क्या करते थे, जो इनके गुलाम होते थे खुद के, जो इनकी सेवा में रहते थे पहले से ही, उनको ये सूबेदार नियुक्त करते थे। तो इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है। बेसिकली कहें तो ये फारसी का शब्द है बंदगां, जो गुलाम का ही सिनोनिम हम मान सकते हैं। तो इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो आपने अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा तो दिल्ली सल्तनत में क्या करते थे, लोग गुलामों को खरीदते थे। गुलामों को खरीदना और बेचना एक आम बात हुआ करती थी उस वक्त। तो बेसिकली जो मकसद होता था, सैनिक सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। तो उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो एक तरह से इनकी ट्रेनिंग की जाती थी जिससे कि क्या करें, ये अच्छे पदों पर अगर इनको वो बिठाएं, पॉलिटिकल जो पद होते हैं उन पर अगर बिठाएं तो ये क्या करें, अच्छे से काम कर सके। तो वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, क्योंकि गुलाम थे तो मालिक पर निर्भर रहते थे, जो भी उनको सम्राट खरीदता था। तो इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, क्योंकि इनसे विश्वासघात की उम्मीद बहुत ही कम होती थी। तो ये ज़्यादातर वफादार ही होते थे, विश्वासघात नहीं करते थे। तो एक तरह से ये बंदगां जो हैं सैनिक सेवा के लिए रखे जाते थे। और खिलजी तुगलक शासक जो हैं बंदगां का इस्तेमाल करते रहे, मतलब इसी तरह से वो गुलाम जो है खरीदते रहे सैनिक सेवा के लिए और उनको प्रशिक्षित करते रहे। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे, यानी कि जो इन पर जो आश्रित थे, जैसे कुछ लोग नीची जाति के समझे जाते थे, निम्न वर्ग के समझे जाते थे, उनको भी ये ऊंचे पदों पर बिठा देते थे अगर कोई वफादार होता था, अच्छा इंसान अगर निकलता था। अगर आप अभी भी कोई हिस्टोरिकल सीरीज़ कोई देखते हैं तो उसमें आप ऐसी चीज़ें पाएंगे। कुछ लोग जो वफादार नौकर होते हैं, वफादार गुलाम जो होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनसे जब इंप्रेस हो जाते हैं तो उनको अच्छे पदों पर वो बिठा देते हैं। तो वैसे ही होता था तब भी।
तो ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। अब देखो, इनको ये सेनापति और सूबेदार जैसे उच्च पद दे देते थे, जो कि उस टाइम पर उच्च पद माने जाते थे। सेनापति जो सेना का नेतृत्व करता था, सेना को संभालता था। अब देखो, राजनीतिक अस्थिरता आने की वजह क्या रही, इनस्टेबिलिटी क्यों हुई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्यों रही? क्योंकि अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गुलाम हम रख रहे हैं, जो जिनको हम उच्च पदों पर बिठा रहे हैं, वो सभी वफादार निकले। कोई ना कोई तो उसमें से ऐसा निकलेगा जो कि बगावत कर सकता है, जो कि कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके किसी रिलेटिव के साथ कुछ गलत हो गया हो, उसके किसी सगे संबंधी के साथ कुछ गलत हो गया हो, तो वो क्या करेगा फिर? वो विद्रोह करेगा, या फिर मतलब एक तरह से विश्वासघात भी कर सकता है। तो अब इस तरह से जैसे एक एक दो दो ने किसी ने विद्रोह कर दिया, तो होगा क्या? राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो खून से संबंधित थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, तो वो तो एक गुलाम थे जो कि उन्होंने कहीं और से खरीदे थे। तो ऐसे में क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पहले किसानों और चरवाहों के बारे में कैसे पता चला? हाउ हैव यू कम टू नो अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स? तो कहने का मकसद है कि जो किसान थे पहले और चरवाहे होते थे, जो कि पशुओं को पालते थे, तो उनका हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता कि उस टाइम पर लोग खेती करते थे या फिर पशुओं को पालते थे? उसका ऐसा क्या हमें एविडेंस मिला है जिसकी वजह से हमें पता चलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट गलत है इसमें, ये इसमें फर्स्ट गलत है। तो हमने नहीं लिखे हैं उस समय के अभिलेख, क्योंकि उस टाइम पे अभिलेख क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई रिटर्न में कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये हम अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले के जो मानव थे। तो जो सब शुरुआती जो मानव था उस टाइम पर वो लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था, तो उस टाइम के अभिलेख कैसे मिलेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा। और हमारे पास अनाज और जानवरों की हड्डियों के प्रमाण हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, उस टाइम पर किसान रहे होंगे। क्योंकि किसान का कैसे पता चलेगा? अनाज का कोई दाना हमें मिला होगा, उस जगह से एविडेंस मिले होंगे। तो जैसे कहीं से हमें जले हुए दाने मिल गए, अब देखो जो बिना जला होगा वो तो दोबारा से पौधा बन जाएगा, उसका तो कोई साक्ष्य हमें पता ही नहीं चलेगा ये कब का दाना है कब का नहीं है। लेकिन अगर जले हुए दाने मिलते हैं तो जले हुए उगेंगे तो नहीं, तो वो हमें एज इट इज़ मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर ज़रूर किसान रहे होंगे। और जानवर जो हैं, जानवरों की हड्डियों से भी पता चल जाता है, क्योंकि आप देखो, अगर आपको ह्यूमन का स्केलेटन मिलता है, ह्यूमन की हड्डियाँ मिलती हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, तो पहचान लेंगे कि ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर है। और जैसे किसी पक्षी का मिल गया तो उससे भी पता चल जाएगा, या फिर किसी जानवर का मिल गया तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जानवर यहाँ रहा होगा। तो इस तरह से क्या मिलता है, हमें ये प्रमाण मिलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस टाइम पर क्या रहे होंगे, किसान और चरवाहे रहे होंगे, जो कि अपने पशुओं को भी पालते होंगे खेती के साथ साथ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरह के जो हमें एविडेंस मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्लू कलर में, ब्लू कलर क्लियर तो नहीं दिख रहा है, पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो बने हुए हैं देख रहे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर, ये वो जगह हैं जहाँ से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। किस तरह के? पौधों और पशुओं की हड्डियों के एक तरह से हमें नमूने मिले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, बुर्ज होम है यहाँ पर है मेहरगढ़, जहाँ पर आप ये स्क्वायर में जगह देख रहे हैं। तो यहाँ है ये, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक कोलडीवा है, कोलडीवा की खान भी आपने सुनी होगी। और एक ये जगह है यहाँ पर, एक यहाँ पर जगह है। तो ये जो मैप है आपको क्लियरली वहाँ पर मिल जाएगा। क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 आप देख लेना, उसमें मैप आपको क्लियर दिख जाएगा, तो वहाँ पर देख लेना। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वहाँ से आप देख लेंगे इन साइड्स को। तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, मैंने बताया था आपको कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो उनको खुदाई में चीज़ें मिलती है उसको स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि उस टाइम पर जो सिचुएशन है कैसी रही होगी, कौन से लोग वहाँ पर रहते होंगे। तो इनको जो साक्ष्य मिले हैं, शुरुआती किसानों और चरवाहों के साक्ष्य मिले हैं इन जगहों पर जो मैंने बताई हैं। ये उपमहाद्वीप में सभी जगह पाए जाते हैं, लगभग हम कह सकते हैं सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण जगह हैं वो हैं उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम यही जगह हो गई, देखो ये उत्तर हो गई, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम इनको हम मान लेते हैं। और कश्मीर में है, कश्मीर में ये जगह। और पूर्व और दक्षिण भारत में भी है, तो पूर्व में ये हो गया और ये हो गया दक्षिण भारत में। तो ये हमें पता चलता है। और ये पता लगाने के लिए कि क्या ये स्थल बस्तियां थे, तो ये वैज्ञानिक जो खुदाई में मिलती है ना चीज़ें, कि यहाँ पर बस्ती थी या नहीं थी, बस्तियां थी कि मानव यहाँ पर रहता था या नहीं रहता था, उसको हम कैसे पता लगाते हैं? जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं,
वो जो पौधे मिलते हैं, पौधे का कुछ साक्ष्य मिल गया, जैसे कि अनाज के दाने मिल गए जले हुए, या फिर पशुओं की जो हड्डियां हैं उसका जो अगर हमें कोई एविडेंस मिल गया तो उसका वो स्टडी करते हैं और उससे पता लगाते हैं। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो जले हुए अनाज मिलता है। तो या तो देखो गलती से अनाज जला होगा या तो फिर जलाया गया होगा जानबूझ करके, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो ये कुछ एविडेंस मिलते हैं जिनके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि कुछ इस तरह के इंसान वहाँ रहते रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। आइन अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइन अकबरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन बना करके आपका काम थोड़ा सा टफ कर दिया है, लेकिन अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो उसके लिए काम कोई मुश्किल नहीं है। बस लाइनें उठा करके रख दी हैं, बस थोड़ा सा क्या कर दिया है, लंबा थोड़ा सा बना दिया है। जहाँ पर वो ये पूछ सकते थे कि आइन अकबरी किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, अबुल फजल ने लिखा है। तो ये क्या होता, छोटा सा होता है, छोटा सा दायरा होता है इस क्वेश्चन का, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं एक ही बार में। वो चाहते हैं कम क्वेश्चंस में आपसे ज़्यादा जानकारी हासिल करी जाए, पूरे आईक्यू को आपका वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है पहले से ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। तो आइन अकबरी के बारे में ये सभी स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत। तो अगर हम बात करें ए और बी स्टेटमेंट की, तो ये दोनों सही है इसके बारे में, और तीसरी जो है वो गलत है। तो अगर अकबर के पूर्वजों का इसमें विवरण नहीं है तो इसमें किस चीज़ का विवरण है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अकबरनामा और आइन अकबरी एक तरह से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, कैसे जुड़ी हुई देख लेते हैं। तो अकबर ने देखो अबुल फजल को शासन का इतिहास लिखने का आदेश दिया, क्योंकि कितना बड़ा प्रशासन था, हर कोई चाहेगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो याद रखें इस चीज़ को, कि और उनको भी जो है जानकारी का कोई जरिया होना चाहिए कि उनको पता चले कि पिछले जो शासक थे वो किस तरह के रहे हैं। तो अकबर के शासनकाल के इतिहास के 3 खंड हैं जो कि लिखे गए हैं अबुल फजल के द्वारा। तो अकबरनामा का पहला खंड है जो कि बताता है क्या, अकबर के पूर्वजों का विवरण। अकबर के पूर्वजों का विवरण इसमें है, जो कि हमें किसमें दिया हुआ था, आइन अकबरी के बारे में दिया हुआ था, तो जो कि गलत था। तो अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का विवरण है। अकबरनामा का जो दूसरा खंड है इसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं को बताया गया है। जैसे कि हम बात करें पानीपत की लड़ाई जो हुई थी उसका पूरा विवरण आपको इसमें मिलेगा दूसरे खंड में। तो मतलब शासनकाल की जो घटनाएं हैं, पूरी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनका विवरण आपको इसके दूसरे खंड में मिलेगा अकबरनामा के। अब बात करते हैं तीसरे खंड की, जो अकबरनामा का तीसरा खंड है, इसमें है आइन अकबरी। तो देखो ध्यान रखेंगे, आइन अकबरी एक तरह से अकबरनामा से ही जुड़ा हुआ है, तो जो अकबरनामा का तीसरा खंड है वो ही है क्या, आइन अकबरी नाम से। तो अब आइन अकबरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसमें हमसे यही पूछा गया था, देखो जो स्टेटमेंट्स हैं, और इसके बारे में एक क्वेश्चन और पहले भी आ चुका है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले क्वेश्चन, उसमें भी इसके बारे में आ चुका है क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइन अकबरी जो है ये अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। तो बेसिकली ये इन सभी चीज़ों के भूगोल से संबंधित है, और मतलब इन चीज़ों से संबंधित ही है, बाकी साम्राज्य का भूगोल भी ये बताता है। यह समकालीन भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण प्रदान करता है। तो मतलब उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, उनकी परंपराएं कैसी थी, रीति रिवाज कैसे थे, कैसा कल्चर था, ये सब का विवरण भी इसमें मिलता है। यानी कि उस टाइम पर जो मुगल काल में लोग रहते थे, किस तरह से रहते थे, क्या क्या वो चीज़ें करते थे, वो सभी इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व जैसी विविध चीज़ों के बारे में भी ये क्या करता है, सांख्यिकीय विवरण देता है। स्टैटिस्टिकल जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी ये जानकारी देता है, यानी सांख्यिकीय विवरण, जो कि हमारा इस तरह से जो राजस्व जैसी जो डिटेल्स होती हैं उसके बारे में बताता है। तो देखो एक बार क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे क्या थे स्टेटमेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, देखो अभी हमने देखा इन सब के बारे में विवरण है और अबुल फजल ने इसको लिखा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इक्तादार और जागीरदार के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इक्तादार एंड जागीरदार? तो इक्तादार और जागीरदार ये टर्म्स आपने ज़रूर सुनी होंगी। इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी इसमें। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल सही है और दूसरी गलत हो जाएगी इसमें। ये जो उपाधियां हैं इक्तादार और जागीरदार, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन से जुड़ी हुई हैं, जो कि सैन्य कमांडरों को दी जाती गई थी उस टाइम पर। तो इक्तादार दिल्ली सल्तनत और जागीरदार जो है मुगल शासन से संबंधित है, और ये गलत है। वे क्रमशः इक्ता और जागीर नामक अपनी भूमि में रहते थे
और प्रशासित करते थे। देखो भूमि अपनी नहीं होती थी इनकी इसमें, तो बाकी एक तरह से इनकी ये एक सैन्य जो थी जिम्मेदारी होती थी। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्ता सिस्टम को समझेंगे। तो क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में था जो इक्ता सिस्टम था, तो पहले वाले जो सुल्तान थे उनकी तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार में नियुक्त कर दिया। जो मतलब सेना नायक थे ना, सेना के जो सेना को लीड करने वाले जो थे लोग, तो उनको जो है भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में जो है उन्होंने नियुक्त कर दिया। और ये जो इलाके होते थे जिनका उनको सूबेदार बना दिया, तो ये इलाके पूरे कहलाते थे क्या, इक्ता। और इनको जो संभालने वाले अधिकारी होते थे वो इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। जैसे कि हम कहें एक तरह से सेनापति हम कह सकते हैं। तो सेनापति की जो पोजीशन थी वो एक तरह से हमने इक्तदार को दे दी। तो सेनापति के बदले हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, इक्तदार का हमने शब्द का इस्तेमाल किया, या फिर मुक्ति का शब्द का इस्तेमाल किया हमने। और जो वो पूरा एरिया जो इलाका संभालते थे उसको क्या कहा, इक्ता कहा। तो जो मुक्ति या इक्तदार था, उसका फर्ज क्या होता था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, जो कि सेनापति करता है, और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। देखो सेना के साथ साथ इसका दूसरा काम क्या था, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे। मतलब कि उनको वेतन अलग से नहीं मिलता था कि उसको सम्राट वेतन देंगे, उसके बदले उसको क्या करना पड़ता था, राजस्व वो वसूलते थे, यानी टैक्स लेते थे अपने इलाकों से। वो अपने इलाकों से जो टैक्स मिलता था वही उनकी क्या होती थी, इनकम होती थी। और उसी से वो फिर अपने जो सोल्जर्स जो रखते थे अपने इलाकों में, जो उनके सोल्जर्स होते थे, उनको वो पेमेंट करते थे। जो उनकी भी तो इनकम देनी होगी ना, उनका भी तो वेतन देना होगा, तो उसको भी वेतन उसी टैक्स से दिया जाता था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। अब देखो मुक्ति जो ये इक्तदार हैं, ये इनका दबदबा ना हो जाए कहीं, तो सम्राट क्या करते थे, सम्राट इनको वंश परंपरा के अकॉर्डिंग पद नहीं देते थे। अब देखो अगर कोई इक्तदार है, उसके बेटे को भी अगर वो उसका पद मिल जाएगा उसके बाद, तो क्या करेगा, एक तरह से वो जम जाएगा उस जगह पर, मतलब कि एक तरह से वो वहाँ पर उसका कंट्रोल अच्छे से हो जाएगा, तो सम्राट का कंट्रोल वहाँ से छूटने लगेगा। तो इसी से बचने के लिए वंश परंपरा से ना चल करके, तो उनको कोई भी जो जगह दी जाती थी, कोई भी इलाका या इक्ता जो दिया जाता था, वो थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। उसके बाद उनका क्या किया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। जैसे आजकल जैसे पुलिस की जॉब होती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है कुछ टाइम बाद, वैसे ही उस टाइम का समझ लो। अब अगर वो एक ही जगह पर काम करते रहेंगे तो क्या करेंगे वो उस इलाके पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लेंगे, अपने लोगों को भी वो इकट्ठा कर लेंगे और बाद में वो विद्रोह कर सकते हैं। अब ये तो हो गई इक्ता सिस्टम की बात। अब आगे देख लेते हैं जागीरदार के बारे में। जागीरदार और मनसबदार दोनों के बारे में देख लेते हैं। मनसबदार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब देखो जो इसमें थे दिल्ली सल्तनत में वो इक्तदार थे, लेकिन वो उनको सेना और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इसमें क्या है, मनसबदार कौन थे, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। कोई सरकारी, जैसे पहले सरकारी पद क्या होते थे, यही जो सेनापति वगैरह जो अच्छे रैंक पर होते थे। तो ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, तो जिसके जरिए क्या किए जाते थे, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। श्रेणी मतलब कि किस तरह से रैंक उनकी होगी, मतलब ऊंची रैंक होगी, नीची रैंक होगी। और पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और वेतन भी उतना ही अधिक उसका होता था। तो अगर किसी के पास जात की संख्या ज़्यादा है तो उसको क्या होता था, उसका वेतन और पद भी उसका उतना ही बड़ा होता था। तो जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो सैन्य उत्तरदायित्व जैसे किसी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, घुड़सवार रखते थे अपने पास। तो मनसबदार क्या करते थे, जो उनके सवार होते थे, अपने सैनिकों के घोड़ों को वो दगवाते थे, यानी कि उन पर एक सिंबल बना देते थे जिससे पहचान हो जाए कि हाँ ये घोड़ा जो है ये हमारे इसमें है। और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे जिससे उसकी पहचान रहे। तो इन कार्रवाई के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो वेतन तभी सैनिकों को देना उनको होता था जब वो घोड़े उनके पंजीकृत हो जाते थे। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार होते थे, जैसे इक्तदार के केस में था, उनको टैक्स वसूलने के लिए बोल दिया जाता था उस इलाके में, उससे ही वो क्या करते थे, इनकम उनकी आती थी। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता था, मनसबदार को कैसे मिलता था,
जो भूमि होती थी, भूमि इनको दे दी जाती थी क्या करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं एक तरह से मिलता जुलता ही है इक़्तिदार से थोड़ा सा, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर क्या थी, वो भूमियाँ जो होती थी इनकी वो जागीर कहलाती थी, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न, यानी इक़्तिदारों से भिन्न थे, और ये अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, जबकि इक़्तिदार जो है अपनी जागीरों पर ही अपनी ज़मीन के वहीं पर रह सकते थे, और ये ना ही उस पर प्रशासन करते थे। तो इतना अंतर था इक़्ताओं में और जागीरदारों में। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, तो इनके पास सिर्फ टैक्स वसूल करने का अधिकार था, बल्कि जबकि जो इक़्तिदार हैं वो वहाँ पर रहते भी थे उस इलाके में, और टैक्स भी वसूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ इधर नाम दिए हुए हैं और इनका योगदान दिया हुआ है इधर, इन्होंने किस किस चीज़ में अपना योगदान दिया है इन लोगों ने, तो ये हमें मिलाना है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम दूसरे से मिला देंगे। विलियम जोन्स जो हैं उन्होंने प्राचीन संस्कृति का सम्मान किया। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने प्राकृतिक वातावरण में सीखना बताया, किस तरह से सीखना है प्राकृतिक वातावरण में। और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक रहे, अंग्रेजी शिक्षा को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ये। और थॉमस मैकाले जो हैं अंग्रेजी भाषा का प्रसार इन्होंने किया। तो एक तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। तो अशोक से रिलेटेड ये 2 कथन दिए हुए हैं, सही का हमें चुनाव करना है। सही ऑप्शन अगर हम देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें की स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट है और ए गलत है। तो अशोक के धम्म में भगवान की पूजा पर जोर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान की पूजा का इन्होंने नाम नहीं लिया है, जबकि इन्होंने धर्म की बातों को सही माना है। अशोक का धम्म बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अशोक के धम्म की, तो अशोक का जो धम्म था एक तरह से वो धर्म की बातें करता था। इसमें इन्होंने किसी देवता की पूजा या फिर किसी कर्मकांड जो होता है उसका कोई समर्थन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने सिर्फ धर्म की बातें की है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो क्या कर दें, निर्देश दें या शिक्षा दें, धर्म की अच्छे चीज़ें सिखाएं। तो उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। अब जैसे कि आज भी आप देखें अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कई बार टकराव पैदा हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। देखो धम्म क्या है, यहाँ पर जो अशोक के धम्म की भी हम बात करते हैं, ये धम्म बेसिकली धर्म का ही एक तरह से हम कहेंगे दूसरा नाम है। ये जो संस्कृत शब्द धर्म है, ये धम्म शब्द भी उसी से आया है। तो ये इन्होंने ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे, हम कह सकते हैं धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई जगह पर लिखवाए, जो कि आज भी हमें मिलते हैं। शिलाओं पर यानी पत्थरों पर लिखवाए, स्तंभों पर यानी खंभों पर लिखवाए, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। जो पढ़ नहीं सकते उनको क्या करना है, अधिकारियों को पढ़ करके खुद सुनाना है। तो अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, एक तरह से फैलाने के लिए, पूरे विश्व में फैलाने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भी भेजे, और इन्होंने सड़कें भी बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो ये सभी काम इन्होंने किए। और अशोक के धम्म की अगर हम बात करें कि धर्म की शिक्षा तो उन्होंने दी, लेकिन क्या दी, क्या बताया, क्या कहा उन्होंने ऐसा कि क्या करना चाहिए लोगों को। तो ये कुछ इस तरह की शिक्षा थी, जैसे कि जो दास या फिर नौकर होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करें, जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। तो अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, यानी कि जैसे कुछ लोग अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, वो नहीं करना। दोनों ही बातें गलत बताई इन्होंने। और हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई, दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान वो पहुँचा रहा है, ऐसा इनका मानना था। तो इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। कहने का जो मतलब है, पूरा सारांश अगर ये निकलता है कोई, तो ये निकलता है कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी आदर करो और किसी को ठेस ना पहुंचाएं। वो मानसिक तौर पर भी हो सकती है, वो शारीरिक तौर पर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उपनिवेशवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉलोनियलिज्म इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बार बार ये उपनिवेशवाद शब्द आ रहा है इसमें, इसका मतलब क्या है।
उपनिवेशवाद का मतलब वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जिस टाइम पर ब्रिटिश का राज था हमारे यहाँ पर, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है उपनिवेशवाद। जब कोई शक्तिशाली जो संस्था होती है वो किसी कमजोर राष्ट्र पर शासन करे तो उसको कहते हैं, एक तरह से वो उपनिवेशवाद हो जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सही स्टेटमेंट का हमें चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें पहली गलत है। देखो यहाँ कहा गया है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए वनग्राम स्थापित किए गए थे, गलत है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए वनग्राम स्थापित नहीं किए गए थे, बल्कि किसी और मकसद के लिए थे, जो कि हम अभी आगे जानेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि औपनिवेशिक अधिकारियों ने झूम काश्तकारों को, जो झूम खेती करने वाले जो लोग थे, उनको जंगल में जमीन के टुकड़ों पर इस शर्त पर खेती करने की अनुमति दी कि उन्हें वन विभाग में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको ज़मीन के टुकड़े देंगे, उस पर आप खेती कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर कि आप अगर श्रमिक के रूप में काम करो जंगलों में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। देखो फॉरेस्ट लॉ आया था और इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जो फॉरेस्ट लॉ था एक तरह से जनजातियों के हित में नहीं था, तो इससे काफ़ी लोग जो है उन्होंने विद्रोह किया था। तो जनजातियाँ जो हैं आपको पता ही है, मैंने अच्छे से समझाया था, ये मैंने पॉलिटी में भी पढ़ाया था। जनजातियाँ जो हैं एक तरह से उनका घर जो है वो वन होता था, जो जंगल हैं वही होते थे, वहीं से वो गुजर बसर करते थे, अपनी आजीविका भी चलाते थे और खाना भी वहीं से मिलता था, उनको जड़ी बूटियाँ मिलती थी जिससे कि वो उनका जो रोजगार था वो चलता था। तो वन कानूनों में परिवर्तन का जनजातीय जीवन पर काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि जनजातियों को एक तरह से बेदखल कर दिया वनों से। तो क्योंकि वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, अब राज्य की संपत्ति होगी तो उस संपत्ति को किसी को यूज़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कुछ वनों को आरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब वर्गीकृत अगर आरक्षित वनों के रूप में कर दिया गया तो वहाँ पर भी किसी की एंट्री नहीं होगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो झूम खेती करने वाले थे ये क्या करते थे, ये तो इधर उधर जाते थे, शिकार करते थे, चीज़ें इकट्ठा करते थे, और एक तरह से ये जो वन थे जनजातियों का घर थे। तो और इसके अलावा और क्या था, रेलवे स्लीपरों के लिए पेड़ काट रहे हैं, और लकड़ियों के परिवार के लिए वन विभाग को अपना श्रम कहाँ से मिलेगा। जब इन्होंने जो फॉरेस्ट लॉ आए नए, तो उससे जनजातियों का अधिकार भी खत्म हो गया, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके लिए भी कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, लकड़ी वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो फिर औपनिवेशिक अधिकारी सामने आए, जो कॉलोनियल जो ऑफिशियल थे वो सामने आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कुछ चीज़ें की जो कि जनजातियों के हित में नहीं थी। तो झूम काश्तकारों को, जो मतलब झूम खेती करते थे, जगह जगह जाकर के खेती करते थे, एक जगह से जब उर्वरता मिट्टी की नष्ट हो गई, उपजाऊपन खत्म हो गया, तो वो दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह से खेती क्या करते थे, छोटा टुकड़ा उनको दिया जाता था उन लोगों को जो इस तरह की खेती करते थे, और बदले में जो लोग गांव में रहते थे उन्हें वन विभाग को श्रम देना होता था। श्रम देने से मतलब उनको मजदूरी करनी पड़ती थी वन विभाग के लिए, और जंगलों की देखभाल भी उनको करनी पड़ती थी। तो वन विभाग ने वन गाँवों की स्थापना की। वन गाँवों की स्थापना क्यों की, उनका मकसद था सस्ते मजदूरों के लिए, क्योंकि उनको सस्ते में मजदूर वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वन गाँव एक तरह से आदिवासियों के हित में नहीं थे, ये इनके खुद के हित में थे वन विभाग के। तो जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था वो स्टेटमेंट गलत है इसी वजह से। तो कई आदिवासी समूह औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ हुए। अब देखो उनका घर जब उजाड़ दिया गया आदिवासियों का, उनके अधिकार छिन गए, जो वनों पर उनके अधिकार थे, तो विरोध तो वो करेंगे ही, तो इनके खिलाफ हुए। जो नए नियम बने थे फॉरेस्ट लॉज के, वो उनकी अवहेलना की गई। तो फॉरेस्ट लॉज के बारे में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे आप। तो जो अवैध माना जाता था उसका अभ्यास करना इन्होंने जारी रखा। जो जनजातीय समूह थे, क्योंकि इनको ये नए कानून इनको पसंद नहीं आए, इनको ये सहमत नहीं थे उससे, तो जो जनजातीय समूह थे, जो अवैध इन्होंने बना दिया था फॉरेस्ट लॉज ने, उसके बाद भी ये जो अवैध माना जाता था उसका काम उन चीज़ों को वो प्रैक्टिस करते रहे जो जनजातीय समूह थे। फिर इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह के नाम पर दो विद्रोह हैं जो कि मुख्य रूप से जाने जाते हैं, इसी तरह के विद्रोह जो कि वन से रिलेटेड थे, वन रिलेटेड कानून से रिलेटेड थे। तो एक तो है आपका 1906 में असम में संग्राम संगमा का विद्रोह, और मध्य प्रांतों में 1930 के दशक का वन सत्याग्रह। तो पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो इनका सब्जेक्ट पूछा जाता है कि ये जो विद्रोह है किस वजह से हुआ था और किसने किया था। तो जनजातियों के जो विद्रोह रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में जनजातीय समूहों पर नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही का चयन करिए। तो दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, लगभग जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी से रिलेटेड है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। अभी हमने देखा है, देखो जनजातीय समूह जो हैं, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, वो क्या करते थे, झूम खेती करते थे। झूम खेती होती है वही जो एक जगह पर रह करके खेती करते हैं, फिर जब वहाँ की उपजाऊपन खत्म हो जाता है मिट्टी का तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं।
फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो जानवरों का शिकार करते थे और वन उपज इकट्ठा करते थे, वही हंटर गैदरर्स, जानवरों को मारना, इकट्ठा करना, खाने की चीज़ें इकट्ठा करना अपनी ज़रूरत के लिए। तो ये काम वो करते थे, तो ये सही है बिल्कुल। और एक जगह खेती करते थे और जानवरों का पालन पोषण भी करते थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे थे जो घूम घूम कर खेती करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो एक जगह सेटल होने के बाद भी मतलब एक जगह सेटल हो जाते थे और वहीं पर ये खेती करते थे, पशुपालन करते थे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति सुधार आंदोलनों को उनके गठन से के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो जाति सुधार आंदोलन, कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं उनके जो है दिए हुए हैं क्या नाम और उनकी जगह का नाम, उनको हमें सही मिलाना है, कौन किससे संबंधित है, किस जगह से। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए को हम दूसरे से मिलाएंगे, वेद समाज मद्रास में शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज जो है ये बी को तीसरे से मिलाएंगे, ये बॉम्बे से है। और जो सी है वो पहले से मिला देंगे, सिंह सभा लाहौर। तो नाम से भी आप समझ सकते हैं, सिंह मतलब जो पंजाबी हैं उससे रिलेटेड है ये, और लाहौर जो है पंजाबियों का ही जो है जगह है। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। देखो ये जो प्रार्थना समाज हैं, वेद समाज हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो इस तरह की संस्थाएं हैं, इनके बारे में ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस चीज़ पर काम किया, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो विधवा विवाह नहीं होते थे ना, तो वो करने के लिए एक तरह से इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। और उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। तो ये पूछा भी जा सकता है, इन धर्मों का नाम किन पर विचार किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, वेद समाज को देख लेते हैं। वेद समाज की जो स्थापना है 1864 में कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी मद्रास, चेन्नई में। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। तो सिमिलर जो था कंसेप्ट इसका भी था, जैसे कि अभी हमने पिछला देखा प्रार्थना समाज। और इसके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। जो रूढ़िवादी जो रिचुअल्स थे उनके, जैसे होते हैं ना बलि वगैरह देना, इस तरह के अंधविश्वास जो थे उनकी इन्होंने क्या करी, निंदा करी। और थर्ड है सिंह सभा आंदोलन। तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिख जो सिंह सभाओं की स्थापना है वो 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। पहले तो ये अमृतसर से शुरू हुई थी 1873 में, फिर लाहौर में भी इसका गठन किया गया। तो इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण से जो गैर सिख समझे जाते थे उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया। तो उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, शिक्षित होने के लिए, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। देखो जो आधुनिक ज्ञान था वो तो था ही, लेकिन जो सिख धर्म के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको भी पढ़ाने पर इन्होंने क्या किया, जोर दिया था। तो ये चीज़ें इनके बारे में याद रखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड। सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट एबोलिशन, समाज सुधार और जाति उन्मूलन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजा राम मोहन राय ने जाति असमानता को चुनौती देने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। तो पहला जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने काफ़ी योगदान दिए थे। तो मैं इनको जाना जाता है क्या, सती प्रथा का अंत कराने के लिए। जब कोई पहले किसी का स्त्री का पति मर जाता था, किसी लेडी का हस्बैंड जो है वो मर जाता था, तो उसको उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस थी, जिसको कि राजा राम मोहन राय ने ख़त्म करवाया था, बंद करवाया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर किया करें। तो कुछ ही कमेंट करते हैं लोग, बहुत ही गिने चुने, तो सभी तो करते नहीं हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग वीडियोस जो है पूरी नहीं देख रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे समय समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।